Good morning, students. I am your teacher Anil sir, and today we are going to start a new chapter for your class, which is the conjunction. Students, as you know that we have started our online classes with the parts of speech. We have completed noun, then pronoun, verb and verb. Then we have done adjective and we have noun, and we have also done the prepositions. Now we are going to start the conjunction. It will take me around 2 to hardly 3 periods, 2 to 3 periods to complete this chapter of conjunction. After the completion of this chapter, we will start the last and 8th parts of the speech, that is the interjection. And after completing the interjection chapter, we may start the textbook. Okay, so अभी 2 parts of the speech हमारा पढ़ना बाकी है, एक conjunction और दूसरा जो है आपका interjection. तो आज हम लोग conjunction शुरू करते हैं. Students, conjunction is a quite easy chapter to understand. कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है conjunction, it is quite easy. The point is most of the students don't pay much attention on knowing the parts of those parts of the speech. Parts of the speech के जो parts हैं उनके बारे में कई सारे बच्चे थोड़ी सी डेप्थ स्टडी नहीं करते या थोड़ा सा डेप्थ में नहीं जाना चाहते. That's the problem. Herein lies the problem. यहीं पर प्रॉब्लम है कि बच्चों को अगर कंजंक्शन पूछा जाए या बच्चों को अगर एडजेक्टिव पूछा जाए कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मे आंसर इट वेरी कॉन्फिडेंटली. दैट्स क्लास 6 का कोई भी बच्चा या क्लास 7 का कोई भी बच्चा बोल सकता है आराम से कि हाँ ठीक है, एडजेक्टिव क्या है या फिर मान लो जो है प्रीपोजिशन क्या है या फिर जो कंजंक्शन है, बेसिक डेफिनेशंस दे मे नो. व्हाट द लैक इज, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस आर देयर, ठीक है, नेम और गिव द एग्जांपल्स ऑफ दोस कंजंक्शंस, इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ कंजंक्शन, व्हाई. फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि कंजंक्शंस मेनली 3 टाइप्स ऑफ होते हैं, ठीक है. तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ए कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और व्हाट इज ए सबऑर्डिनेटिव और व्हाट इज ए कोरिलेटिव कंजंक्शन, तो यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है. अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडजेक्टिव, डिफाइन इट, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर. व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. बस यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम होता है. तो प्रॉब्लम की इसकी जो समस्या है, इस समस्या का सॉल्यूशन जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स थोड़ी सी डेप्थ स्टडी करें, ग्रामर को थोड़ी सी समझने की कोशिश करें. until unless they will try to understand, they will try to read, you know. अगर आप जब तक बुक्स नहीं पढ़ोगे, जब तक आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश नहीं करोगे, तो तब तक बहुत मुश्किल होगा आपके लिए समझना. तो माई पॉइंट ऑफ व्यू और माई इंटेंशन और माई वे ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आई शुड टेक यू टू ए लिटिल डेप्थ इन ग्रामर. क्योंकि जब आप थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं, यू नो, जिस पेड़ का जड़ मजबूत हो वो पेड़ उतना ही ज़्यादा घना बड़ा हो सकता है. तो अगर आपकी जड़ें कमज़ोर हो, तो आपको बहुत विशाल बनना, बड़ा बनना बहुत मुश्किल होगा. सो यू हैव टू स्ट्रेंथन योर रूट्स. आपको अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. रूट्स क्या है? ग्रामर. इंग्लिश का रूट क्या है? रूट्स क्या है? ग्रामर है. तो ग्रामर में हमें एम्फेसिस देना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो बाद में हम पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक अलग चीज़ है. टेक्स्ट बुक में डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ स्टोरीज रहती है, कलेक्शंस ऑफ पोएम्स रहती है, रिटन बाय सो मेनी राइटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट माइट हैव बीन टेकन बाय बहुत सारे पोएट्स जो अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में पोएट रहे हैं, या तो कंटेम्पररी पोएट रहे हैं, या फिर वो, ठीक है, जो हिस्टोरिकल पोएट्स रहे हैं, या वो अभी के मॉडर्न पोएट्स रहे हैं. तो उन सब की अलग अलग प्रकार की रचनाओं का एक जो है कलेक्शन होता है टेक्स्ट बुक की स्टोरीज और टेक्स्ट बुक की पोएम्स. तो उनको भी ठीक से समझने के लिए आपका ग्रामर ही स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है.
मीन्स अगर आपका ग्रामर वीक है तो आपको, या आपकी वोकैबुलरी वीक है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपकी ग्रामर वीक है, अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है, तो फिर आपको किसी भी टेक्स्ट बुक को या टेक्स्ट बुक के चैप्टर को भी समझना बड़ा मुश्किल है। सो काफ़ी बातें हुई, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर कंजंक्शन। तो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ऑन द ग्रीन बोर्ड, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, जो कंजंक्शन का डेफिनेशन मैंने लिखा है ये है कि दोस वर्ड्स व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस, आल्सो नोन एज कनेक्टिव्स और लिंकिंग वर्ड्स, और इसको जॉइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। और जॉइनिंग वर्ड्स मतलब जो कंजंक्शंस होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग शब्दों के समूहों यानी फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, या दो अलग अलग वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं। समझ रहे हो आप बात? तो कहने का मतलब है कि जो कंजंक्शंस हैं वो एक्चुअली जॉइनिंग वर्ड्स, तो इनका दूसरा नाम जो है कनेक्टिव्स भी है, लिंकिंग वर्ड्स भी है, जॉइनिंग वर्ड्स भी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कई बच्चों को पता है। प्रॉब्लम आती है इसलिए टाइप्स में, किसी भी प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स में अधिकांश बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यहाँ बच्चों की कहीं गलती है, कहीं टीचर्स की भी हो सकती है। बच्चों की गलती है कि वो इन डेप्थ स्टडी में जाना नहीं चाहते, और टीचर्स की गलती ये हो सकती है कि कोई टीचर हो सकता है कि इन डेप्थ स्टडी ना करवाते, दोनों बातें हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास सेल्फ स्टडी, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। भाई अगर स्कूल में टीचर किसी कारणवश, आई मीन मे बी समय की कमी के कारण या फिर कई सारे कारण हो सकते हैं, किसी वैलिड रीजन के कारण अगर टीचर बहुत इन डेप्थ स्टडी ग्रामर की ना करवा पाए कभी किसी क्लास में, किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी, यू हैव टू टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक्स, यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस विश्व की सबसे बढ़िया स्टडी है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी करो, शांति से बैठ जाओ एक रूम के अंदर, रूम में बैठ जाओ, रूम का दरवाजा बंद कर लो, जो भी आपके पास अवेलेबल ग्रामर बुक्स है उसको गो थ्रू लगातार समय समय पर होते रहो, तो इससे आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी, याद रखना। तो अब यहाँ पर टाइप्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, द कंजंक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो हम लोग अभी फिलहाल जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन है, इट जॉइंस पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर ऑफ सिमिलर इंपॉर्टेंस और स्ट्रक्चर। ये ऐसे वाक्यों को या ऐसे शब्दों को या ऐसे शब्दों के समूहों को जोड़ने वाला कंजंक्शन है जो कि अपने आप में दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स या दोनों वर्ड्स या दोनों सेंटेंसेस इक्वल इंपॉर्टेंस में हो। दो समान इंपॉर्टेंस के सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या वर्ड्स को जोड़ने वाले शब्दों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आप जो मैंने यहाँ पर लिखा है FANBOIS, ये मैंने शॉर्ट में लिखा, आपको समझाता हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ये 7 एग्जांपल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग जो है कंजंक्शन के एग्जांपल है। F का मतलब होता है फॉर, ठीक है, A का मतलब एंड, N का मतलब नॉट, B का मतलब बट, O का मतलब और, Y का मतलब येट और S का मतलब सो। सो फॉर एंड नॉर बट और येट सो, ये 7 प्रकार के एग्जांपल्स हैं जिनको हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में मानते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू मे हैव टू लर्न दोस कंजंक्शंस, मींस दोस वर्ड्स, और इसको लर्न करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फैन वॉइस। फैन वॉइस किसी को भी याद हो सकता है, फैन वॉइस आप याद कर लो और उसके बाद एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो कि ये वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने के बाद वो वर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे और आप हमेशा के लिए ये जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को याद करो। शॉर्ट फॉर्म को याद करने के बाद आपको ध्यान रखिएगा कि ये कौन कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स,
फॉर, एंड, बट, नॉर, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये दो ऐसे वाक्यों को हमेशा जोड़ेंगे जो वाक्य इक्वल इंपॉर्टेंस हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, मानो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ही इज ऑनेस्ट, ही इज लेजी, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज ऑनेस्ट इज लेजी। अब इसको अगर ज्वाइन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे और बीच में बट लगा देंगे और ये कैपिटल जो एच है इसको स्मॉल एच कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ही इज ऑनेस्ट बट ही इज लेजी, यही हो जाएगा। तो ही इज ऑनेस्ट अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ही इज लेजी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। कहने का मतलब दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस के सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में से कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो ऐसा लगता हो कि ये कम इंपॉर्टेंस का है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सेंटेंसेस इक्वल इंपॉर्टेंस के हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जो वर्ड्स हैं वो हमेशा ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं या फ्रेजेस या वर्ड्स को जोड़ते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस के हो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर इतनी सी बात आपने ध्यान रखा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑलवेज जॉइंस द इक्वल स्टैचर ऑफ सेंटेंसेस और फ्रेजेस और वर्ड्स, ठीक है, और ये फैन वॉइस को याद रखना, तो फिर आपको कभी गलती नहीं होगी ये समझने में या किसी को बताने में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है या उसके एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। सो ये तो रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ओर। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ओर हम लोग बढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उसको आप जो है ध्यान से देखो, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसका डेफिनेशन क्या है, इट जॉइंस ए सबऑर्डिनेट क्लॉज टू ए मेन क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज ये क्लॉज चैप्टर का हिस्सा है। क्लॉज चैप्टर में हम लोगों ने फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो पढ़ा नहीं है। क्लॉज के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड शब्दों का समूह, या क्लॉज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट भी होता है और एक वर्ब भी होता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने आप में कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। क्लॉजेस में भी इनकम्प्लीट, क्लॉजेस आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस, ठीक है। सेंटेंसेस के मान लो दो हिस्से हैं, एक फ्रेज है एक क्लॉज है। तो फ्रेजेस जो होते हैं उनमें वर्ब नहीं होता और क्लॉजेस में वर्ब नेसेसरली होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज ये क्लॉज चैप्टर के हिस्से हैं जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। शॉर्ट में बता रहा हूँ कि सबऑर्डिनेट क्लॉज या मेन क्लॉज जो होते हैं, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब एक ऐसा क्लॉज जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। मेन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट है। इन अदर वर्ड्स सबऑर्डिनेट क्लॉज इज द डिपेंडेंट क्लॉज, राइट, and which has no complete meaning, which often has no complete meaning, while the main clause is such a clause which often has the complete meaning and which is not dependent on any other clause, समझ गए। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो अपने आप में जो है खड़ा नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज की सहायता हमेशा चाहिए होती है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन मेन क्लॉज जो है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज की हेल्प की कोई जरूरत नहीं होती है, समझ गए। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो और दूसरा मेन क्लॉज हो, दोनों को जोड़ा जाए, तो जिस वर्ड से जोड़ा जाता है वो वर्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाता है। और एक और बात कि इट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज के आमतौर पर पहले, सबऑर्डिनेट क्लॉज के आमतौर पर पहले जो है आपका ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं। Now we are going to read about the types or the examples of subordinating clause. Subordinating clause के examples हम लोग अब जो है पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बोर्ड में जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 18 18 प्रकार, 18 टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज are। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं वो लगभग मुख्य रूप से 18 प्रकार के होते हैं। तो इन वर्ड्स को आपको मीन्स इसका कोई हम लोगों ने अभी तक कोई शॉर्ट फॉर्म या इस प्रकार का कोई नहीं निकाला है फॉर्मूला, तो इसको आपको लर्न करना है। इसको आपको लर्न करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो ये वर्ड्स एक बार देख लेते हैं, वेदर, व्हाइल, आफ्टर, इफ, ऑल्दो, वंस, एज, सिंस, बिकॉज, देन, बिफोर, दैट, हाउ, दो, till, until, when, where।
वाक्य या मेन सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा बोले कि he will only pass the exam if he will work hard। अब ध्यान से सेंटेंस को देखो एक बार, एग्जाम्पल देना होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज का, इसको हम बात करते हैं। he will only pass the exam, ठीक है, if he will work hard, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, वो तभी एग्जाम पास करेगा अगर उसने मेहनत की, ठीक है। तो he will only pass the exam if he will work hard में अगर हम ये if तो है सबऑर्डिनेट कंडीशन। अब आप देखो he will work hard ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, ये एक प्रकार का मेन क्लॉज है। he will only pass जो है ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो आप देख सकते हो कि एक इनकम्प्लीट सेंटेंस और एक कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने वाला जो कनेक्टिव्स होता है, जो कनेक्टर होता है, जो कंजंक्शन होता है, उस कंजंक्शन को हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कोरिलेटिव कंजंक्शन। फॉर दैट यू हैव टू स्टे फॉर अ व्हाइल बिकॉज़ आई हैव टू रब द बोर्ड and then I have to write something on the board about correlative conjunction and then I will make you understand। तो थोड़ी देर के लिए आप वेट करो।